मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। 1 जून को 7वें चरण में जनता वोट की चोट करने वाली है, लेकिन इन 7 चरणों में बहुत से विवादित बयान भी हमने देखे, बहुत से इश्यूज भी हमने देखे। लेकिन अब वक्त आ गया है, जो इश्यूज अलग अलग पार्टीज ने उठाए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, उन इश्यूज को कितना जनता ने कंसीडर किया, यानी कि जो मुद्दे उठाए गए उनको पब्लिक कितना समझी है। क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आएंगे और उस नतीजे जिसके पक्ष में आएंगे, तभी पता चल जाएगा कि किसके मुद्दे चले और किसके मुद्दे हवाई साबित हुए। कौन से ऐसे इश्यूज रहे जो इन 6 चरणों में बड़े जोर शोर से छाए रहे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो 7वें चरण में जब पब्लिक वोट करने जाएगी पोलिंग बूथ पर तो उनके दिमाग में रहेंगे। उस पर एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल पूरा मेरे साथ मौजूद रहेगा। किसके मुद्दे चले, कौन से मुद्दे चले, कौन सा मुद्दा किसको लीडिंग पोजीशन में, कमांडिंग पोजीशन में पहुंचाता है, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट देखिए पहले आप। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि। बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। सबसे बड़े चुनावी रण की शुरुआत इसी जुबानी जंग के साथ हुई। सियासी समर में सबसे पहले संविधान का मुद्दा उठा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जीत गई तो संविधान बदल देगी। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि उनके लिए संविधान ही सर्वोपरि है और उन्होंने विपक्ष के खिलाफ अपने तरकश के तीखे बाणों की धार तब और तेज कर दी जब सबसे बड़े सियासी समर में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठा। इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। पीएम मोदी ने बंगाल में ओबीसी कोटे के अंदर मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर ममता, राहुल समेत पूरे इंडी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया और इससे पहले भी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए और संपत्ति बंटवारे से लेकर मंगलसूत्र को चुनावी मुद्दा बना दिया। वो कहते हैं हम आपकी संपत्ति का एक्सरे निकालेंगे। आपके पास शादी करके आए तो आपके पास कितना सोना था, कितने गहने थे, आपके पास मंगलसूत्र था कि नहीं था, बैंक में कुछ पैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है, खेत खलिहान कितना है, गाड़ी वाड़ी व्यापार वगैरह कोई, बोले हम सारा एक्सरे निकालेंगे और आपके
आवश्यकता से ज्यादा है वो हम छीन लेंगे। मुझे बताइए, आपको छीनने देंगे क्या? आपका खेत खलिहान छीनने देंगे क्या? आपका मंगलसूत्र छीनने देंगे क्या? कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना? आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। तो चुनावी रण में मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, वोट जिहाद, पीओके की वापसी, ईडी, सीबीआई समेत कई मुद्दे उठे। लेकिन सवाल है कि चुनाव में एनडीए या इंडी गठबंधन किसका मुद्दा चला और किसका मुद्दा गिरा, और सवाल ये भी कि किन मुद्दों पर जनता ने वोट की चोट की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसके मुद्दे चले, किसके मुद्दे गिरे, यही हमारा आज का सवाल भी है। देखिए, चुनाव क्या होता है? मुद्दों पर लड़ा जाता है, और वो मुद्दे जो जनता के बीच पहुंचा देता है, जनता को समझा देता है, वो सरकार बना लेता है, चुनाव जीत जाता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सभी राजनीतिक दलों को लगते हैं कि मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं और उनकी सरकार बनेगी 4 जून को, जब नतीजे आएंगे। कुछ मुद्दे हैं: मोदी की गारंटी, राम मंदिर, यूसीसी, परिवारवाद, मुस्लिम आरक्षण, मंगलसूत्र, तुष्टीकरण। ये बड़ा सुनने को मिलेंगे आपको इस पूरे इलेक्शन में, कैंपेन के दौरान। इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल है मेरे साथ। पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिरुद्ध प्रताप जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मेरे साथ। डॉक्टर तीना कर्मवीर हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे साथ। और सैयद जवाद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे शब्द हमने देखे जब प्रधानमंत्री अपनी रैलियां कर रहे थे, या गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियां कर रहे थे, या जेपी नड्डा कर रहे थे, या योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। सबने अलग अलग चीज़ें बताई, राम मंदिर, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन सबके साथ एक मोदी की गारंटी ज़रूर जुड़ती थी। मेरा सवाल यह है कि आपने चुनाव मुद्दों पर लड़ा या मोदी की गारंटी पर? रोहित भाई, 2014 का जब चुनाव शुरू हुआ तो उस टाइम पर यह कहा गया कि 272 भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। जब हम लोग लेके आए, मोदी जी ने कहा कि 272 पार, तब ये लोग, विपक्ष के सारे लोग चिल्लाते थे, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट चिल्लाते थे, अरे 272 कहाँ आएगा, गवर्नमेंट नहीं बनेगी। 272, फिर 300 आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने नारा दिया, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। इन लोगों का ये लोग ना, 2 चीज है, ना पब्लिक का मूड समझ पाए हैं, ना मोदी की सोच समझ पाए हैं। ये लोग केवल कुछ चीजों में बंधे रहते हैं कि उसी में इनको पॉलिटिक्स करनी है। मोदी की गारंटी इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पे होती है कि 10 साल जो उन्होंने कमिटमेंट किया और डिलीवर किया, स्केलेबिलिटी और स्पीड और डिलीवरेबल कमिटमेंट हमारा था। इसलिए मोदी की गारंटी नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे, 5 साल 10 साल के लिए आगे आएंगे, तो वहां पे ये दिखाता है कि भाई हमने जो कहा वो करके दिखाया मोदी ने। अगर कहा कि इतने लोगों को हम गरीबी से बाहर निकालेंगे, तो गरीबी से बाहर निकाला गया। अगर ये कहा गया 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेगा, तो नेशनल हाईवे बना गया। अगर ये कहा गया ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी, ट्रांसमिशन लाइन बिछेगी। ये सारी चीजें कही। अगर कहा गया कि हम दुश्मनों के दांत खट्टे करेंगे, तो भी किया गया 10 साल में। 26/11 के तरीके से बैठा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जहां पे हैं, जीत रहे हैं। इन लोगों की स्थितियां क्या है कि टीएमसी के साथ में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती नहीं, दिल्ली में एक साथ गलवैया करे लड़ते हैं। ये लोग चुनाव लड़ते हैं कि कहीं जाते हैं, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहते हैं और उसके कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में लड़ते हैं, और टीएमसी के साथ अगेंस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बाबू के ये हाल है कि 2012 से चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये लोग, इन लोगों के पास 2 एजेंडे केवल हैं, अपने परिवार को सेफ करना और करप्शन के लेगेसी। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ परिवार। आप कहीं भी उठा के देखिए, इंडिया अलायंस में है क्या? सिर्फ परिवार को बचाना। अखिलेश उत्तर प्रदेश, तेजस्वी बिहार, आइए स्टालिन तमिलनाडु, उसके बाद आप आते हैं तो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए 18 दिन से रायबरेली के अंदर श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगे हुए हैं।
ये वायनाड में जब इनका ये बुरा हाल हुआ तो ये रायबरेली भागे अब चुनाव और जीतने एक तो चुनाव लगेंगे ही भी ना। जीतने के लिए लगे हैं। अब चुनाव जीतने के लिए लगेंगे उनको, जहां लग रहा है वहां लग रहे हैं चुनाव लग जीतने के नहीं लिए। रहा, जो इतनी बड़ी डींगे हाँक रहे हम इतनी सीट ले आएंगे, वो सीट ले, एक रायबरेली आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप इतने साल अमेठी के अंदर लोकसभा सांसद थे, आपके अलायंस पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट थी। रोहित भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे एक निहालगढ़ छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे महिला के लिए शौचालय नहीं बना था। और ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। वहां पे अगर मालविका इंडस्ट्रीज थी, लोगों की जमीनें ली गई थी, कहा यह गया था कि लोगों की जमीन ली गई, उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन मालविका इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी, नौकरी तो छोड़ दीजिए लोगों को, ठीक है। और मुआवजा नहीं मिला। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है वो सबसे टॉप है और मोदी की गारंटी आपको चुनाव जिताएगी। डॉक्टर टीना कनवीर आपके पास आ रहा हूं, ये तो कह रहे हैं कि हाँ मोदी की गारंटी के भरोसे है, 2014 में आए, फिर उसके बाद 2019 में देखिए हमने क्या किया और वो गारंटी हमको चुनाव जिताएगी। अब मुझे ये चीज बताइए कि मोदी की गारंटी का तोड़ आपके पास क्या है? क्या ऐसे मुद्दे थे जो आप पब्लिक के बीच लेके गए और आपको लगता है कि वो मोदी की गारंटी को फेल कर देंगे? जी शुक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है झूठ की गारंटी, और देश की जनता समझ गई है। अब 4 जून को जो है बीजेपी बस बाय एक बाय चीज होने कह जा रहा हूं, रहा अपना है। जवाब देते वक्त ये जरूर आप सोचिएगा कि आप यहां तो कह रही हैं, लेकिन क्या वो पब्लिक को समझा पाई हैं? बस क्योंकि नतीजे तभी दिखेंगे सामने। देखिए ये चुनाव जो है ये इंडिया अलायंस ने थोड़ी ना लड़ा है, तो जनता ने चुनाव लड़ा है। और जिस तरीके से इनका एक मंसूबा था कि ये संविधान को बदल देंगे सत्ता में आने पर, और बार बार ये कह रहे थे कि 400 पार हम लेने आ रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जनता समझ गई है और देश की जनता समझ गई है, ये संविधान बदलने के लिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया था। और आज इंडिया अलायंस का जो भी सांसद बनेगा आने वाले समय में, वो इस संविधान और इस लोकतंत्र को बचाएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ, इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और आज इस लोकतंत्र को ही खतरा है। हमें याद होगा पार्लियामेंट में जब भी राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर बोलते, कोई भी इशू बोलते, तो सबसे पहले माइक बंद कर दी जाते। इसी देश के अंदर, इसी पार्लियामेंट के अंदर 146 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड किया। तो इस देश का लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया। और आज जब जनता के बीच अब हम गए हैं तो हमने वो मुद्दे उठाए हैं। बेरोजगारी, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज आप सोचेंगे कि इस देश का युवा, जिनके पूरा युवा, भारत देश जो है युवाओं का देश है, वो देश जो है आज बेरोजगारी की हालत इतनी बुरी हो गई है कि यहां से विदेशों में जनक नौकरी तलाश रहे। आप भारत में क्यों नहीं दे पाते नौकरी? क्योंकि आपने तो जो है लगातार निजीकरण इस कदर बढ़ा दिया है, आरक्षण आपने खत्म कर दिया निजीकरण के माध्यम से। अब महंगाई पर बात कर लीजिए, आटा, दाल, चावल सब पर जीएसटी लगाकर आपने महंगाई इस कदर बढ़ा दी है। किसानों पर 750 किसानों ने सादतें दी इस देश में, किसानों के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे और किस तरीके से वोट मांग पाए। आज देखिए इनके नेता कहीं भी जाते हैं ना वोट मांगने, किसान इनको धक्के मार के बाहर निकालते हैं अपने गांव से। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना विरोध हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि 10 साल तक ये सत्ता में जरूर रहे, लेकिन उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ अपने घर भरते रहे। आप जाइए इनके हेडक्वार्टर में, आलीशान हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं, हर एक जिले में जाकर देखिए आलीशान, क्योंकि पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा था वो इन्होंने सिर्फ अपने अपने घर भरने में बना दिया, अपने अपने कार्यालय बनाने में लगा दिए, लेकिन जनता का कोई हित नहीं किया। आज मोदी जी का वो देख रही थी, आपके फर्टिनिटी के पत्रकार साथी बैठ के उनसे पूछ रहे थे, कह रहे थे गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था। अब बताइए कितनी शर्म की बात है, जब उनको वोट चाहिए होते तो गांधी जी को और अंबेडकर साहब के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि गांधी जी को कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कि इस देश का सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं, वो सबसे ज्यादा जिसे कहें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज को पहुंचा रहे हैं जनता के बीच। आप बताइए, अब देश की जनता सोच रही है हमने किसको प्रधानमंत्री चुन लिया, जिनको गांधी के बारे में नहीं पता। अरे पूरा देश जानते हैं कि आप बाहर चले जाइए विदेश में, सबको पता होता है कि भारत से कोई आया है तो गांधी के देश से आया है, और ये बैठकर गांधी का अपमान कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है गांधी को और गोडसे को मानने वाले ये लोग हैं, और गांधी की विचारधारा को आगे ले जाने वाले इंडिया अलायंस है। और इंडिया अलायंस मजबूती के साथ 4 जून को सत्ता में वापसी करने जा रही है। और जिस तरीके से लोकतंत्र का और इस संविधान को बदलने का जो इनका मंसूबा था, वो मंसूबा पूरा नहीं होने जा रहा है। ठीक है निबान, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जैसा कि डॉक्टर टीना ने कहा कि मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, मैं हर विपक्ष के नेता के मुंह से ये सुनता हूं कि मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, मोदी की गारंटी कुछ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बीजेपी का ट्रैप है इसी में आप उलझ कर रह गए कि मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, और असली मुद्दे पीछे छूट गए, पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाया असली मुद्दे।
देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और रोहित जी, मैं बधाई देता हूं आपको कि जिस तरह से ऑपोजिशन ने पूरा चुनाव जो मुद्दों पे लड़ा है, आपने भी समय समय पर मुद्दे उठाए, मैं बधाई देता हूं। दूसरी बात ये, आपने गारंटीज की बात की। देखिए, गारंटी का क्या मतलब है? गारंटी का एक प्रोसीजर ये होता है कि जब आपने एक प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, उससे पहले आपको कंपनीज गारंटी देती है कि आप यूज करके देखिए, आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हमारी गारंटी है। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर कोई गारंटी देता तो वो गारंटी समझ नहीं आती। लोगों ने 10 साल देख लिया। अगर 10 साल के बाद आपको गारंटी देनी पड़ रही है, इसका मतलब यह है कि आप भी जानते हैं कि जनता को हमारे काम पर भरोसा नहीं है, अब मुझे गारंटी देके पुश करना पड़ेगा। पहली बात। केजरीवाल जी क्या देते हैं? केजरीवाल जी ने पहले गारंटी दी, पहले। अब गारंटी नहीं देते केजरीवाल जी। अब तो केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमने काम किया तो हमें वोट करना, नहीं तो मत करना। केजरीवाल जी ने जब पंजाब में शुरुआत की, केजरीवाल जी ने गारंटी दी कि केजरीवाल की गारंटी है, ये होगा जो दिल्ली में हुआ। फ्री बिजली, फ्री पानी भी तो जीत की गारंटी मान रहे थे वो। बिल्कुल, हमने तो देने से पहले गारंटी दी और करके दिखाया, और बाद में बोला कि अगर हमने किया तो हमें वोट देना, नहीं तो मत देना। दूसरी बात, मैं आपने मुद्दों की बात करी, मैं आपको इस पूरे चुनाव के 4 मुद्दे बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट मेन 4 मुद्दे, क्योंकि हम पिछले 4 महीने से गांव-गांव में घूम रहे, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। मैं आपको गांव-गांव में जो चौपालों पे 4 मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं मेन, मैं आपको वो बता देता हूं। पहला मुद्दा ये कि 10 साल से भाजपा सरकार सत्ता में थी, 10 साल में इन्होंने क्या काम किया वो बताने के लिए भाजपा के पास कोई बात नहीं है। 10 साल के काम बताने के लिए भाजपा के पास कुछ भी नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, इन्होंने कहा कि विपक्ष मुजरा करने को तैयार है, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय भैंस बकरी, इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में बहुत नेगेटिव मैसेज गया है। जगह जगह गांव-गांव में लोग ये कहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को ये बातें करना शोभा देता है। दूसरी बात, उसके बाद इन्होंने तीसरी जो बात है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, जब जेल में अरविंद केजरीवाल जी थे, वहां से वो बाहर आए, पहले भाषण में जो बात उन्होंने बोली कि अगर मोदी जी ने यह कहा था कि मैं 75 साल में जो भी बीजेपी का लीडर है वो रिटायर होगा, तो अगर मोदी जी अगले साल रिटायर होते हैं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो प्रधानमंत्री अगर अमित शाह जी बनते हैं तो क्या जनता अमित शाह जी के लिए वोट कर रही है कि मोदी जी के लिए वोट कर रही है? अगर अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनके? ये तो आपका मानना है, वो थोड़ी ना मान रहे हैं। नहीं, आपका मानना है, आप ये मानते हैं आपकी कि थ्योरी मोदी जी है, रिटायर नहीं होंगे 75 साल पे? नहीं, ये तो उनका इंटरनल मैटर है पार्टी का। ये आपसे पूछ के तो फैसला लेंगे अगर नहीं। मोदी आप जी पूछेंगे क्या? नहीं सर, अनिरुद्ध पूछ के फैसला लेंगे क्या? नहीं, वो बताएंगे ना, वो बता देंगे। जनता नहीं पूछ रही है। 22 सीट पे चुनाव लड़ने वाले आदमी जिनकी खुद की गारंटी नहीं, 1 सीट जीत के आएंगे, वो देश को गारंटी दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने, भाई आप अगर इन्होंने यही करते अगर ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का इंटरनल 40 सीट पे सिमट मैटर गए, है, तो इन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी जी की राजनीति क्यों खत्म करी 75 साल कह के? इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी की राजनीति क्यों खत्म करी 75 साल? रोहित भाई, हमें कंपेन करने की जरूरत नहीं। ऐसे यही प्रवक्ता लोग हमारा कंपेन करते हैं। की राजनीति क्यों खत्म करी? ऐसे अब जब मोदी जी की बारी आई कि 75 साल के मोदी जी होंगे और उनकी राजनीति खत्म होने की बात आई, सारा डिबेट क्यों कंपेन किया इन्होंने बीजेपी का? क्योंकि हम तो बायोलॉजिकल है ही नहीं, हम तो इंसान ही नहीं है, हम तो अवतार हैं, तो हमारे पे कोई रूल लागू थोड़ी होगा। तो अब जनता भी ये कह रही है कि जब आप इंसान है ही नहीं तो हमें तो इंसान के लिए वोट करना है, तो हम आपको वोट क्यों करें? दूसरी बात, मेरी अंतिम बात ये है, जो मैं आपको 4 बातें बता रहा था कि जो जिस तरह से इन्होंने देश में तानाशाही फैलाई, इन्होंने बोला कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। इन्होंने अपने ही शीश महल के अंदर राज्यसभा के सांसद को बुला के पीटते हैं, उसके बाद कहते हैं सीसीटीवी है ही नहीं, और पूरे दिल्ली के अंदर कहते हैं सीसीटीवी लगा हुआ। उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आता हूं। फिर मैं जवाब साहब भी वेट कर रहे हैं, इनके बारे में 2014 में ये कह के आए थे हम काला धन वापस लाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश का सबसे बड़ा घोटाला किया, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लेके आके बड़े बड़े पद दिए, और इन्होंने ये दिखा दिया कि भाजपा जो संगठन है वो देश के सारे भ्रष्टाचारियों का एक मिल के संगठन है। आप बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करिए, भाजपा में आइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए। आप बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करिए, भाजपा में आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। आप बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करिए, भाजपा में आइए, राज्यसभा सांसद बन जाइए। लोगों के सामने ये चला गया। इन्होंने देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल दिया, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाके इन्होंने बड़े बड़े पद दे दिए। ये 4 मुद्दे जो हैं ये पूरी जनता के सामने थे। गांव चौपाल में डिस्कशन हुई, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है गांव-गांव में। आप ये मेरी बात आज नोट कर लीजिए। 4 तारीख को आप रहिएगा मेरे साथ, 4 तारीख को फिर हम इस पर बात करेंगे। एक बड़ा मुद्दा और था इस पूरे इलेक्शन के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, आरक्षण का बड़ा मुद्दा था। आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच वक्त वक्त पर किस तरीके की तकरार होती रही है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे।
मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये भी बड़ी हॉट टॉक चलती रही पूरे इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि आरक्षण पर सच कौन बोल रहा है। अभी आपने सुना राहुल गांधी को भी, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, अमित शाह कहते हैं कि झूठ फैला रही। हम बातचीत तो कर ही रहे थे, पूरा पैनल मेरे साथ है। अभी मैं सैयद जवाद साहब के पास चल रहा हूँ और जवाद साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, बाकी 3 लोग तो हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। जवाद साहब, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक न्यूट्रल राय आप रखेंगे, बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। आरक्षण पर आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, देखिए, आरक्षण जो है वो इस देश की एक सच्चाई है और मैं कई बार कह चुका हूं, जाति भी इसी देश की एक सच्चाई है। ना आप जाति से अपना मुंह फेर सकते हैं, ना इस वक्त आरक्षण से अपना मुंह फेर सकते हैं। लेकिन आरक्षण के मुद्दे का अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो नो डाउट भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोध करा। जब मंडल कमीशन आया तो ये कह रहे थे हम कमंडल की राजनीति करेंगे, धर्म आधारित राजनीति करेंगे। और उससे पहले का अगर इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो इन्होंने संविधान का भी विरोध करा। और जिस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने इस देश का संविधान बता रहे थे तो यही आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुतले जला रहे थे और तमाम ऐसी उनके ऊपर अनलगल बातें कर रहे थे जो सार्वजनिक मंच से नहीं करी जाती, जैसा कि आप बात कर रहे हैं। जैसी आज बात करी, हम वो बातें अपने घरों में नहीं कर सकते। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो बातें सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं। क्यों नहीं कहते कि पॉलिटिकल मुजरा देखने का भी शौक है? किसी के माता पिता अपने घर में आके कहते हैं कि आज मैं मुजरा देख करने आया हूं या मुजरा देख करके आया हूं? कोई नहीं कहता होगा। ये सार्वजनिक मंच से बातें। महिलाओं के अपमान की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कहीं जो अच्छी नहीं लगती, कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो विधवा, और जो है फिर उसके बाद हाइब्रिड बछड़ा। ये कोई प्रधानमंत्री जी की बोलने की बात है? प्रधानमंत्री जी मेरे भी प्रधानमंत्री जी हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, 140 करोड़ आवाम के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन जो हैरत की बातें हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ और कहना चाहूंगा कि हाँ, विपक्ष को और मुद्दों के ऊपर पकड़ना चाहिए। तो आरक्षण की सच्चाई जहां तक बताऊं आपको, आरक्षण का विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर साहब ने कहा कि आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए। फिर उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत जी ने 2015 में कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और उसके बाद मैं कंप्लीट कर दूं, देश के अंदर पाकिस्तान अभी हो सकता फिर से निकला है 7वें चरण से पहले। जीना का जीन खबर फाड़ करके निकाल लेते हैं, फिर औरंगजेब को निकाल लेते हैं, मुगलों को निकाल लेते हैं, और आजकल में आना पड़ रही है ना बीजेपी। पीओके की वापसी तो तब भी बोली थी जब 370 हटाने की बात कही गई। अच्छा, हैरत की बात यह, अब आपने मुद्दा ऐसा छोड़ा तो बात बहुत लंबी जाए। सिर्फ एक अपने प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि अफगानिस्तान से आ रहा है कि बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान में उतरते हैं। नवाज शरीफ की मां के लिए आम लेकर के जाते हैं, शाम लेकर के जाते हैं, दाल लेकर के जाते हैं। बहुत देखा पाकिस्तान प्रेम, देखा आपने? देखा आपको? आपने मनमोहन सिंह को देखा 10 साल में जाते हुए? माननीय प्रधानमंत्री, आप देखो, अब आप सुन लीजिए, अब अरे कब्जा का ये अखंड भारत के लिए हम लड़ रहे हैं, पहली बार नहीं ऐसा चाहिए। हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब तक जीवित रहेगा, मिर्चें लगने लगी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, किसी और को लगी नहीं लगी। अब आप बताइए, आइटम बम है, यहाँ पे हम आलू फोड़ते हैं बैठकर। पठानकोट जब हुआ था, पहली बार इस देश के अंदर ISI बुलाई गई, 11 हुआ था, पहली बार। अरे सुनिए, क्या सुना रहे हैं? सत्ता कुछ में नहीं आप सुना हैं, रहे जवाबदेही आपकी बनेगी। जब प्रधानमंत्री को नीच कहा जाता है, तू तड़ाक से बोला जाता है, बताइए, माननीय सौदागर कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी कमी रखी? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं पढ़ा आपने, सुषमा स्वराज जी को नहीं पढ़ा आपने, अरुण जेटली जी को। सोच हमने देख ली कैसी है। पार हो रहा है, आप घर में धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा। देखते हैं, अरे सफाई आप मुद्रा देखते हैं, आपको मुद्रा देखने का शौक होगा।
होता? पॉलिटिकल पूरे मुजरा उत्तर देखने का प्रदेश शौक है आपको? सफाई में नाच गाने अच्छा, खर्चा होता था। चाइना सफाई हमारे क्या देश होता के था? अंदर एंट्री कर रहा है। चाइना के अंदर चाइना राहुल हमारे देश गांधी के अंदर ने एंट्री कर और रहा है। उनकी भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी के ने प्रवक्ता बोल रहे हैं। एक्ट किया था, नहीं भारतीय किया था? जनता पार्टी के समझौता किया था, नहीं किया था? पीपल्स पार्टी के साथ में अब नहीं बोलते। चाइना इन्हीं के पीपल्स पार्टी सांसद का आते हैं। समझौता किया था, नहीं इन्हीं किया के था? सांसद तापिर गांव ने कहा कि चाइना हमारे देश के अंदर एंट्री ले रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं के हैं। क्या कहा गया? सुब्रमण्यम स्वामी पे आज तक नहीं मणिशंकर बोला। अभी क्या कहा? 2 दिन पहले सुब्रमण्यम क्या कहा? स्वामी भारतीय सुना जनता आपने? पार्टी के सांसद ये बार बार आके कह रहे हैं कि देश के अंदर चाइना एंट्री कर रहा है। लाल आकर करके डराना चाहिए था। क्यों नहीं डराए? अटैक मत अरे करो। सत्ता पक्ष है अरे हम आप। आलू मत आपकी बेचने के। जिम्मेदारी ठीक है, है, ठीक है, सवाल नहीं है है। कुछ। ये है चलिए, भारतीय अब जनता मैं पार्टी के लोगों मैं का ठीक है, चेहरा। हो गई, ये है लड़ाई भारतीय बहुत हो गई। जनता पार्टी के लोगों का चाल ठीक है, चरित्र चेहरा। लड़ाई हो गई, मैं थोड़ा सवालों से स्पेसिफिक हो भागना जाता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ठीक जी है, और जवाब भारतीय साहब, जनता ठीक पार्टी है। के प्रवक्ताओं की आदत है। ठीक है। सत्ता पक्ष का जवाब कौन देगा? ठीक है, अब मैं थोड़ा विपक्ष स्पेसिफिक हो का जाता जवाब हूं। होगा। हाँ, मैं इनसे स्पेसिफिक सवालों के जवाब तो लिए जाएंगे मैं ना। स्पेसिफिक हो जाता हूं, थोड़ा सा मुद्दों को लेके मैं बहुत स्पेसिफिक हो जाता हूं। मैं आपसे आ रहा हूं डॉक्टर टीना कर्णवीर। विपक्ष ने जो बड़े मुद्दे उठाए इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसमें जातिगत जनगणना, आरक्षण की बात हमने करी ली, आरक्षण की सीमा को हटाया जाए, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, आर्थिक सर्वे, चीन, प्रज्वल रेवन्ना, इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई, बेरोजगारी, इनमें से कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है कि जो आपको सत्ता के करीब ले जाएगा? जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि 4 तारीख को देखिएगा विपक्ष की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, देखिए जो भी आपने मुद्दे गिनवाए वो सब मुद्दे जनता के बीच गए हैं, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना कि मोदी जी ही तो रैली में बैठे हुए थे, क्यों नहीं हटाया अब तक? और किस तरीके की, देखिए ये एक सच्चाई है। जितने बलात्कारी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको बचाते हैं, मोदी जी तो उनको शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं, तभी तो वो भाग गए यहाँ से। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि महंगाई तो जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है। और आज आप देखिए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से पॉलिटिकल मुजरा, जिस तरीके से मुजरा, आप बताइए मोदी जी की भाषा को क्या हो गया है? बिल्कुल मर्यादा नहीं बची है उनके पास। किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? अरे आपने अगर काम किया होता ना 10 साल में, क्या बोल रहे 10 थे साल में आपकी कोई प्रधानमंत्री को? उपलब्धि तू होती तड़ाक ना कर रहे थे, नहीं तो कर आप रहे जाके थे जनता के बीच ये तू कहते ऐसा है, कि तू हमने ऐसा, इतने नीच काम कौन किए, बोलता था? हमने बोटी इतनी बोटी नौकरियां कौन दी, काट आपने देगा? 20 करोड़ यही का तो बोला वादा किया जाता था, बहुत तो आप सौदागर देते यही 20 तो करोड़ बोला नौकरी, जाता आप था। वादा करते जनता के बीच जाके मांगते वोट। अब आपको वोट किस लिए मांगनी पड़ रही है? रोना पड़ रहा है, मुझे गालियां मिल रही हैं, मुझे बहुत दुख हो अरे रहा है, भाई, मुझे जनता गालियां अपना दे रही परिवार है, पूरे देश उनका परिवार, अपने परिवार को बताएंगे नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं? और इनका डर अगर ही इनको दिखा रहा 400 पार है। सीट नहीं जिस दोगे, तरीके तुम्हारा से देश आरक्षण के प्रधानमंत्री SC, ST, OBC जा खत्म जाकर करके धार्मिक आधार पर आरक्षण कर देंगे। इसीलिए 400 मांगा जा रहा है। तो अपने परिवार के आगे रोएंगे नहीं, कि उनको 10 कहेंगे साल नहीं बहुत कुछ। होते हैं, किसी भी शासन के लिए 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल में आप चाहते तो इस देश को विकास के नेहरू जी क्यों रह गए? इंदिरा जी क्यों रह गई? राजीव जी क्यों रह गए? चाय वाले का बेटा पीएम नहीं बन सकता 10 साल तक? ये दर्द इनको है, चाय वाले का बेटा जो है ये दर्द इनको है। पेन से नहीं ये लगता है। परिवारवाद, वंशवाद, फिरोज खान क्यों? चाय वाले का बेटा जो है 1.5 लाख के और 15-15 लाख के कोट क्यों चाय वाले बेटा गरीब का बेटा नहीं पहन सकता सूट? क्या क्यों राहुल गांधी पहन सकते? वाह, अरे वाह, क्यों मशरूम नहीं खा सकता? वाह, चाय वाले बेटा गरीब का बेटा कुछ खा ही नहीं सकता। यही दर्द इन लोगों को है। प्रधानमंत्री ने इंटाइटेड थे ये लोग कि हम ही पीएम बनेंगे, और उसको नरेंद्र मोदी ने चुनौती दे दी। छवि खराब हुई है भारत की, वो भी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। कहा तो विश्व गुरु बनाना चाह रहे थे इस देश को, और विश्व गुरु की जगह आप देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख रही हैं कांग्रेस के लोग, वो देख रहे हैं जिसमें भारत श्रीलंका को अनाज देता है। इनका हंगर इंडेक्स बढ़ाने वाला और इनका पढ़ने वाला जनता को समझ में आता है। फकीर, अरे फकीर नहीं, शहंशाह है वो। शहंशाह कहिए अपने नेता को, और नेताओं को शहजादे तो राहुल जी हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, सबको बोलना एक हाँ 4 जून के बाद क्या करने जा रहे हैं? 4 जून चल के बाद क्या एक मिनट बस, हाँ आ रहा हूँ फिर आपके पास। पास। हाँ, मान साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब कहते हैं कि जब मैं अच्छे दिनों की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। अब तो ये भी डाउट होता है, अब तो ये भी डाउट होता है कि क्या साहब को चाय बनानी आती है? गुप्ता जी कोई नहीं, अब तो ये भी डाउट होता है, अब तो ये भी डाउट होता है कि क्या साहब को चाय भी बनानी आती है? झूठ फैलाया इन्होंने देश में, इन्होंने देश को गुमराह किया। जो दो तरह की आइडियोलॉजी ने चुनाव लड़ा है आज देश में, 2 तरह की आइडियोलॉजी ने चुनाव लड़ा है। 8 साल बनाने आए थे, मसाला बना डाले। सुन लीजिए, काम आएगा। दो तरह की आइडियोलॉजी जनता ने आपको, अब सुनना कहा, अब तो 4 दिन के बाद सुनते रहे। हमने फ्री बिजली दी, हमने फ्री पानी दिया, हमने महिलाओं को तीर्थ यात्रा फ्री, वही महिला बात करते, महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल क्या कहते हैं? अगर आपके शीश महल में दिल्ली के मालिक के घर में, अच्छा ठीक है, एक मिनट थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत जरा। ये मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी बड़ी चर्चाएं चली थी, बहुत तू मैं उस पर हुई थी, वो कैसे घेरा है मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जरा वो देख लेते, फिर आता हूं आपके पास। हमारे संविधान ने
दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। आप कल्पना करिए, तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाने को तैयार है। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सख्त विरोध करती है, क्योंकि धर्म के आधार पर संविधान कोई परमिशन नहीं देता किसी भी धर्म के आधार पर आरक्षण की, रिजर्वेशन की। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। देखा आपने किस तरीके से बीजेपी की तरफ से मुस्लिम आरक्षण को लेकर प्रहार किया। मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, आप इस पर जरूर बोलेंगे, आप बोलिए। मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आरक्षण धर्म के आधार पर है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के, मुझे आप क्योंकि सत्ता पक्ष में बार बार कहता हूं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के जवाब देना, ना कि बहस को दूसरे मुद्दों पर उलझा देना। आरक्षण के मुद्दे पर खास तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, लगातार 3 बार जो है मुख्यमंत्री एक लंबा कार्यकाल निभाया, वहां पर भी बहुत सी मुसलमानों की जो जातियां, उनके अंदर ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिलता है, वहां पर नहीं बोले। मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, लंबे समय से वहां पर भी मिलता है। उसके बाद बिहार में भी इनकी सरकार है एनडीए की नीतीश कुमार के साथ, वहां पर भी बहुत सी मुसलमानों की जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आरक्षण मिलता है। और अभी जो आपका अलायंस है टीडीपी के साथ, चंद्रबाबू नायडू जी की आंध्र प्रदेश में, उन्होंने बाकायदा 4% जो है वो समर्थन करा है आरक्षण का। वो मुसलमानों के अंदर जो जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां, हर समाज में जातियां, मैंने आपसे जैसी स्टार्टिंग में कहा कि जाति इस देश की सच्चाई और आरक्षण भी इस देश की सच्चाई है, तो उसी को मैं रिलेट करने, मुझे पता था ये सवाल उठेगा और इसीलिए मैंने इस चीज को जो है आपके सामने रखा कि हर जगह पर इस चीज की समस्या है। मुसलमानों में भी है, सिखों में भी है, उसके बाद जो है हिंदू कम्युनिटी में भी जातियां हैं, तो इससे मुंह क्या फेरना। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी जाति बताई थी, और जब इस देश के अंदर मिनिस्टरों के पोर्टफोलियो जाति बता करके दिए जा रहे हैं, तो इससे फिर मुंह क्यों फेंक रहा है। तीसरी सब बस 30 सेकंड और दीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण के ऊपर लगातार प्रहार क्यों। मैंने सीपी ठाकुर साहब का नाम लिया, मनमोहन वैद्य का नाम लिया, उसके बाद आदरणीय मोहन भागवत साहब ने कहा, और अभी 400 सीटें दावा करने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कहा कि हमको 400 सीटें इसीलिए चाहिए कि हम देश के अंदर संविधान बदल दें। जब आप संविधान बदलने की बात कह रहे हैं तो देश के अंदर फिर आरक्षण कहां रह गया। अगर यही कोई विपक्षी पार्टी का कोई भी एक नेता कह देता तो आप दिन रात टीवी के ऊपर चलाते और दिन रात आपकी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल दिन रात ट्वीट करते। टीवी के ऊपर 3 लोग आपको बोलने का मौका मिल रहा है, बोलिए, कितना गाली दोगे? बोलिए, कोई गाली नहीं दे रहा, आपसे सवाल कर रहा है। मीडिया ये विक्टिम कार्ड मत खेला करिए। अभी 3 लोग, चलिए ठीक है, उसको अंतिम मुद्दे की बात करें, क्योंकि हाँ टाइम भी फिर खत्म हो जाएगा, मौका नहीं दे रही है। आप बोलिए भाई, चलाएगी मीडिया दिन भर। आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सवालों के जवाब दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप सवालों के जवाब, अरे चुप रहिए, सवालों के जवाब की बात मैं ये कह रहा हूँ। क्यों आप नहीं देंगे? मान्यवर चुप रहिए, तभी तो अच्छा डिबेट हो पाएगा। बोलिए, सवालों के जवाब बोलिए। देखिए, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात इन्होंने टेक्निकल विषय कहा कि कुछ जातियां हैं, ठीक है, कुछ जातियां हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है मुस्लिम के अंदर, चाहे भिस्ती हो चाहे मनियार हो, कुछ जातियां हैं उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब आती है जब कर्नाटक के अंदर सारे मुस्लिम, पूरी मुस्लिम जातियों को आप ओबीसी में लाके खड़े कर देते हैं, दिक्कत वहां आती है। आप पूरे मुसलमान समुदाय को लाके आप ओबीसी बना देते हैं। ओबीसी का चार्ज, एक मिनट सुन लीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ठीक नहीं थी, आपकी सरकार नहीं थी। लिंगायत का 4% रिजर्वेशन छीन कर आप गलत कोट कर रहे हैं, बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। 4% ओबीसी का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को दिया जाता है। यही आप बंगाल के अंदर करते हैं 2011 में, वहां पे ये किया जाता है।
आप ये कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सारे SC ST OBC का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया जाना चाहिए। मुसलमानों के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको तो रिजर्वेशन देने में क्या दिक्कत तो हो ही रहा है, लेकिन आप पूरे मुसलमान को आप रिजर्वेशन देते। लिंगायत का आरक्षण छीन के कर्नाटक में दिया गया, नहीं दिया गया। कर्नाटक का रिजर्वेशन 5-4% लेके, लिंगायत का रिजर्वेशन लेके, OBC का रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दिया गया। तो 400 सीट इसलिए चाहिए कि ये लोग जो धार्मिक आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं उससे होने नहीं देंगे, और संविधान की बात कर रहे हैं। बोलो बोलो, कहां गई जुमलेबाजी? देवेगौड़ा कौन है? देवेगौड़ा कौन है? यही सवाल करा जा रहा है। टेक्निकल विषय का आपके पास जो जवाब होता नहीं है, आप चिल्ला रहे हैं 4% रिजर्वेशन ओबीसी का लिया गया, नहीं लिया गया, पता नहीं है, पढ़ करके नहीं आए, आपको पता ही नहीं है, पढ़ करके नहीं आए। 4% रिजर्वेशन लिया गया कांग्रेस सरकार में, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 4% रिजर्वेशन लिया कि नहीं लिया? आपसे क्या बात कर दी? अरे आप तो महबूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार बना के कहते हैं वो बहुत बड़ी इन लोगों का क्या है, जम्मू कश्मीर में टीवी में डिबेट करते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं, फिर ईवीएम कराना रहेंगे, फिर जाना। अरे व्हाट्सएप आप पढ़ते हो, हम लोग नीचे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप नहीं पढ़ते हैं। हम आईटी सेल का झूठ आया होगा, अभी आया इनके मोबाइल आए में। हैं। अरे देखिए आईटी सेल का झूठ आया है। अरे आईटी सेल हम लोग देख रहे थे, अमित मालवीय ने भेजा होगा झूठ, देखिए तो चेक तो कर लीजिए। फालतू बात कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी वही ज्ञान फैलाते हैं जो व्हाट्सएप पे आता है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री और उसके बाद गृह मंत्री जी भी वही झूठ बोलते हैं जो व्हाट्सएप पर आता है। आप बताइए, आप बोलते रहिए। अरे आप तो देश के गृह मंत्री भी हैं, देखिए, प्रधानमंत्री भी आप ही इंडियन हैं, न्यूज़ तमाम पे देशवासियों चिल्लाने के। से मैं आपको आपसे वोट सवाल नहीं पूछ मिल रहा हूँ, जाएगा। चाइना ये के मुद्दे 4 पे जून माननीय को प्रधानमंत्री जी ईवीएम क्यों पर नहीं होना बोलते रहेंगे। हैं? ठीक है, आपके चाइना नेता को राहुल लाल गांधी आंख हो गया, करके ठीक है। अंदर आएंगे। मेरे पास आखिरी 2 मिनट अच्छा, है, मेरे पास सुनिए, मेरे पास कितना आखिरी कर्जा हो गया देश के ऊपर? मेरे पास आखिरी 2 आप मिनट बताइए, है, मनमोहन सिंह कितना आखिरी 2 मिनट है मेरे कर्जा पास। आपके रुकिए, प्रधानमंत्री? सुनिए, जवाब यहां से दें। शुरू कर रहा हूं, 30-30 सेकंड सबके लिए, 2 मिनट है मेरे पास बस। आप किन मुद्दों पे सरकार बनेगी, आप जो दावा कर रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बताइए। बिल्कुल, अभी पहले तो मैं इनके सवाल का जवाब दे उसका देती हूँ। टाइम नहीं, 2 मिनट है मेरे पास, बिल्कुल, सबको देना बिल्कुल, टाइम देखिए, है। क्योंकि इस देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ा है, 2,05,000 लाख करोड़ जो है इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में बढ़ा है। 2004 से 2014 के बीच किस में तरीके से बढ़ा आप ये है? बताइए क्यों रिटेल बढ़ा कर्ज? इन्फ्लेशन क्या था, आप बताइए, जीडीपी इस आप देश तो की क्या ये थी, जो जहाजों आपकी में महंगाई घूम तो रहे हैं, रिटेल मेरे पास हवाई 30-30 जहाज सेकंड है सबके लिए, फिर मैं आधे अधूरा और रह जाएगा, फिर मैं डिबेट एंड कर दूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत स्पेसिफिक होकर बताइए प्लीज। देखिए, बिल्कुल मैं यहीं से शुरुआत कर देती हूँ कि इस देश के अंदर सबसे डिफेंस ज्यादा एक्सपोर्ट जरूरी जो कितना है था, टीना जी बता दीजिए, 2004 से अग्निवीर योजना ये 2014 के लेकर बीच आए। में, 2014 युवा नहीं से चाहते कि ये 2024 के सरकार में बीच में। दोबारा से आए, इसलिए इनको वोट नहीं मिलेगा। किसान 750 किसानों ने शहादतें दी, किसान नहीं चाहता इस देश के अंदर इनको वोट वोट मिले। क्लब पे और राजीव गांधी ने लगातार गोली चलाई। 30 अब लाख आपको इंडिया दूंगा, अलायंस की 30 सेकंड सरकार आप बोल इसलिए बन लीजिएगा। जाएगी। 30 लाख नौकरियां देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है कि सत्ता में आएंगे तो केंद्र में 30 लाख पहली कदम से 30 लाख नौकरियों युवाओं को दिया जाएगा। 1 लाख महालक्ष्मी योजना के तहत उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनको इन्होंने वादा जरूर किया था, लेकिन उन महिलाओं तक आज तक कोई भी ऐसी योजना पहुंची नहीं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन्होंने ढिंढोरा बहुत पीटा लेकिन कोई काम नहीं किया। वहीं पर आप देखेंगे भर्ती योजना दी जाएगी और मनरेगा मजदूरी दी जाएगी 400 रुपए, जो कि ये इनके हाथों मनरेगा मजदूरी पे जिस तरीके से बजट घटा दिया गया था, वो मजदूरी इंडिया अलायंस की सरकार बनने के बाद दिया जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को जिस तरीके से खतरे में सबसे ज्यादा हुआ है इनके शासनकाल में, उस खतरे को उसको संरक्षण दिया जाएगा। संविधान को बोलने की बात कर रहा है, अध्यादेश को फाड़ने वाला कर रहा है। हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग है किसान। किसान के साथ जो इन लोगों ने किया, आप चाहे पंजाब की बात कर लीजिए, पंजाब में हरियाणा बॉर्डर पर इन लोगों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, इन लोगों ने किसानों पर NSA लगाई, 750 किसानों की शहादत हो गई, पुलिस की गोली से किसान की मृत्यु हो गई, और ये किसान पंजाब में जाकर वोट मांगना चाहते हैं। ये पंजाब में जाकर क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि हम पंजाब में कुछ सीटें आ गई और हम पंजाब की सरकार गिरा देंगे। ये बोलते हैं पंजाब में हमारी कुछ सीटें आ गई तो पंजाब की सरकार गिरा देंगे। अरे पंजाब में आपको किसान घुसने नहीं देंगे। आपने जो किसानों के साथ किया, आपने किसानों की प्रॉपर्टी जब्त करी, आपने किसानों के ऊपर NSA लगाई, आपने किसानों के बैंक अकाउंट सीज करे, आपकी एंट्री बंद होगी पंजाब में। 30 सेकंड आपके, अनिरुद्ध 30 सेकंड आपके, फिर आखिरी में आपके, खत्म 30 सेकंड बस, बहुत स्पेसिफिक। ये लोग टीवी डिबेट्स में, जितने भी इंडी गठबंधन के लीडर हैं, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खूब चिल्लाते, जमीन पे काम करते नहीं।
सारा चीज करते। 4 जून के बाद क्या होगा, जब 400 के पार एनडीए आएगा तो राहुल जी जाएंगे बैंकॉक, इंडिया अलायंस इनका हो जाएगा खत्म। इनके साथ एक मिनट आप बोल लीजिएगा। इनके साथ में ये समस्या है कि पंजाब में ये साथ में चुनाव लड़ेंगे नहीं, यहां पे आके चुनाव साथ में लड़ेंगे। बीजेपी आज के टाइम पे 225 से ज्यादा सीटें, जहां 55% ज्यादा वोटों ठीक है, मेरे पास इतना ही टाइम था, बस इनको 10 सेकंड आप बोल लीजिए, खत्म हो गया, बस इतना ही टाइम। 4 जून देखेंगे ना कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश को बचाने के लिए पूरे जनमानस को आगे आना होगा। हमारे देश के अंदर एक जो है स्टेट है मणिपुर चल रहा है, जिसकी चिंता जो है देश के ऊपर नहीं हो रही है। आप संदेश खाली करते रहिए, पूरा देश जो है मणिपुर पे है, वो बड़ा दर्द होगा पूरे देश को। ठीक है, सबने अपने मुद्दे बता दिए, सबने अपने कंसर्न बता दिए। पब्लिक ने किसके मुद्दे समझे, पब्लिक ने किसके कंसर्न को समझा है। 6 फेज हो चुके हैं, आखिरी और फाइनल फेज बाकी है। 4 जून को नतीजे हैं, तब पता चल जाएगा किसके मुद्दे चले, गारंटी चली, मुद्दे चले, या पब्लिक को क्या समझ में आया। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।